गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वहीं से स्टार्ट करते हैं आगे की तरफ। कल एक क्वेश्चन दिया था आपको कि अप टू डाउन जाए तो एटॉमिक साइज तो क्या होती है, बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि कोषों की संख्या क्या बढ़ती है, बढ़ती है। ये इसमें आउटर सेल कौन सा है, या आउटर बाह्य कोष कौन सा है, दूसरा है। इसमें कौन सा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो n बराबर कोषों की संख्या बढ़ने के कारण जो परमाणु का आकार होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि सर ऊपर से नीचे जाने पे जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो घटती है या बढ़ती है, तो उसको हम आगे की तरफ जिक्र करते हैं। उसका क्या कारण है, क्या नहीं है, वो ध्यान से देखें। देखो, जैसे बोरॉन है, ठीक है, और बोरॉन का ये नाभिक है, ये रहा इसका, जैसे आउटर सेल की बात कर लेता हूँ, ये आउटर सेल, ठीक है। और आउटर सेल से ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक से क्या है, आकर्षित है। ये रहा एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम का ये नाभिक का, और ये इसका आउटर सेल रहा। क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पे हमने बताया एटॉमिक साइज क्या होती है, बढ़ती है। मतलब परमाणु आकार बढ़ता है, त्रिज्या बढ़ती है। मतलब अब अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो इसका अट्रैक्शन लगेगा, लेकिन इसको भी मेरे को आउट करना है, इसको भी बाहर निकालना है। ये वो गैसीय विलगित परमाणु है, ठीक है, जिसपे कोई भी आवेश नहीं है, ठीक है। आगे की तरफ मैं बात करता हूँ गैलियम, और गैलियम का ये रहा नाभिक, और ये रहा इसका आउटर सेल, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस, और इस इलेक्ट्रॉन में क्या करना है, यहाँ पे आउट करना, और ये इसका अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पे बात करता हूं, यहां पे नाभिक द्वारा इस इलेक्ट्रॉन पे आकर्षण ज्यादा लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि यहां पे जो दूरी है वो क्या है, कम है। नाभिक क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, ठीक है, जिसके कारण से ये आउटर सेल में क्या रहेगा, बहुत अच्छी तरह से आकर्षित रहेगा नाभिक के द्वारा। अगर मैं यहां से इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहता हूं, और इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो मेरे द्वारा दी गई एनर्जी है, भैया मैं तो दिखा रहा हूं इसको, अगर मेरे द्वारा दी गई एनर्जी वो जिसमें x किलो जूल पर मोल है, वो क्या कहलाएगी, इसकी आयनन ऊर्जा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? आयनन ऊर्जा कहलाएगी, ठीक है। अब देखो, एल्यूमिनियम की बात करता हूं तो परमाणु आकार क्या हो गया, इसकी तुलना में क्या हो गया, बढ़ चुका है। अब यहाँ पे नाभिक के द्वारा जो आकर्षण बल लगेगा वो इसकी तुलना में क्या लगेगा, कम लगेगा। क्योंकि यार नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी है वो क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। कि सर फोर्स हमको पता है, बल F = K/Q1 Q2 / R², ठीक है। जैसे जैसे रेडियली मतलब आवेशों के बीच में दूरी बढ़ेगी, वैसे वैसे बल क्या होता रहता है, कम होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिज्या बढ़ रही है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, आकर्षण बल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब यहाँ से अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो मैंने माना y किलो जूल पर मोल मेरे को क्या देनी पड़ रही है, एनर्जी देनी पड़ रही है, ठीक है। और इस y किलो जूल पर मोल एनर्जी को क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा बोलते हैं। अब सर यहां से लेके यहाँ नाभिक की दूरी तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, आसानी से बाहर निकल जाएगा। अब मेरे को जो इलेक्ट्रॉन, अब देखो एनर्जी तो देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो वो मैंने माना Z किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ रही है। तो तीनों के लिए अलग अलग एनर्जी दे रही है। और ध्यान से देखना, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा हूं तो एटॉमिक साइज क्या हो रही है, बढ़ रही है। मैंने माना इसकी है x किलो जूल, इसकी है y किलो जूल, इसकी है z किलो जूल, ठीक है। अब आपको दिमाग लगाना है कि सर यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा था, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ रही थी। मतलब x की जो एनर्जी है वो y से क्या है, ज्यादा है। क्योंकि y में क्या है, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है, या फिर बात करता हूँ डिस्टेंस है, ठीक है, वो क्या है, ज्यादा है। अगर डिस्टेंस ज्यादा है इसका मतलब हो गया कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, आसानी से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। लेकिन y और z में बात करता हूं तो y की z से ज्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे नाभिक के पास है इलेक्ट्रॉन, इसकी तुलना में कंपैरिजन इन दोनों की कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे y जो एनर्जी होगी आयन ऊर्जा, वो z से क्या होगी,
ज्यादा होगी। और अगर मैं एक्स और जेड की बात करूंगा तो साफ साफ दिख रहा है कि किसकी एटॉमिक साइज ज्यादा है। तो यहां से एक लाइन निकल के आती है क्या, कि जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ता है, जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ता है किसी वर्ग में, तो आयनन ऊर्जा का मान घटता है। तो सबसे ज्यादा एक्स की हो गई, वाई की हो गई, जेड की होगी। इसका मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जाने पे एटॉमिक साइज क्या होती है, बढ़ती है। अगर परमाणु का आकार बढ़ता है तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होता रहता है, कम होता रहता है। तो आपको ये बताना है कि अगर मैं इस सीरीज में बोरॉन से टेलुरियम की तरफ जाऊंगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी या फिर घटेगी। ठीक है, ये बात हो गई इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की। अब मैं बोरॉन फैमिली की ओर मूव करता हूं कि बोरॉन फैमिली में कौन कौन से गुण होते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, वो सारी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसे अगर ग्रुप की बात करता हूं तो कौन से ग्रुप में रखा गया है, 13वें ग्रुप में रखा गया है, पता है ना। इससे पहले 10 तक इसके होते हैं डी ब्लॉक के होते हैं और 2 किसके होते हैं, एस ब्लॉक के होते हैं। तो जो 13वां ग्रुप होता है वो किसका होता है, बोरॉन फैमिली का होता है। तो ये रहा सर 13 ग्रुप, और इसमें बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और हीलियम, ये एलिमेंट्स रखे गए। ठीक है, अगर इनकी मैं सबसे पहले बात करता हूं प्रॉपर्टीज की, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करता हूं। तो ये 2 प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करते हैं, कल बताया था। एक तो प्रदर्शित कौन सी, +3, और दूसरी कौन सी थी, +1, एक ही। ठीक है, और हमने बात की थी दूसरी क्या, कि एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज कहां से कहां तक, अप टू डाउन, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, इंक्रीज होती है या फिर बढ़ती है। जिसका प्रमुख कारण क्या था कि सेल, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, क्या मिलेगा, नंबर ऑफ सेल क्या हो रहे थे, इंक्रीज हो रहे थे। तीसरी बात की थी हमने किसकी, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही थी, घट रही थी, हमको पता है। कब, जब अप टू डाउन, ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर क्या हो रही थी, डिक्रीज। ये बातें थी तो हो चुकी। अब मैं अगली बात करता हूं। अगर सबसे पहले बात करता हूं मैं मेल्टिंग पॉइंट की, गलनांक की बात करता हूं, क्वथनांक की बात करता हूं, तो आपको जो इस श्रेणी में या फिर बात करता हूं इस वर्ग में सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट रखता है वो कौन सा आइटम होता है, गैलियम। तो यहाँ पे जो इस बोरॉन फैमिली की बात करता हूं तो बोरॉन फैमिली में लोवेस्ट जो मेल्टिंग पॉइंट रखता है, तो लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट की गैलियम इन बोरॉन फैमिली। ठीक है, याद रखना जो गैलियम होता है इस श्रेणी में या बात करता हूं इस वर्ग में, वो सबसे कम गलनांक वाला क्या होता है, एलिमेंट होता है। इसका मतलब हो गया कि आसानी से क्या हो जाता है, पिघल जाता है। अब बोरॉन की बात करता हूं तो बोरॉन एक हार्ड सॉलिड होता है। कैसा होता है, एक हार्ड क्या होता है, सॉलिड होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। तो मैं बोरॉन की बात करता हूं तो बोरॉन की प्रॉपर्टी की बात करता हूं तो ये एक ब्लैक हार्ड सॉलिड होता है, ब्लैक हार्ड सॉलिड, एंड की हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये एक काला कठोर पदार्थ होता है जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। अगर गैलियम की बात करता हूं तो गैलियम लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट रखता है, और ये किसमें होता है भैया, बोरॉन फैमिली में होता है।
आयोनाइजेशन एनर्जी की बात की तो ऊपर से नीचे जाने पे डिक्रीज होती है, जबकि एटॉमिक साइज की बात करता हूं वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। और ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन सी, ये पूरी फैमिली किसकी कौन सी दर्शाती है, +3 से लेके +1 तक। और मैंने बताया था टेलुरियम मुख्यतः कौन सी ऑक्सीजन अवस्था दर्शाता है, +1 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाता है। करो इसको आगे मूव करते हैं। हो गया, ठीक है। अब आगे की तरफ वो करते हैं। सबसे पहले बोरॉन की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि बोरॉन में क्या होता है क्या नहीं होता है। तो बोरॉन की प्रॉपर्टीज में सबसे पहले बोरॉन के बारे में पढ़ते हैं। तो बोरॉन 2 फॉर्म में पाया जाता है। एक तो होता है क्रिस्टलीय फॉर्म, एक होता है अक्रिस्टलीय फॉर्म। ठीक है, तो बोरॉन का क्रिस्टलीय फॉर्म होता है वो कैसा रहता है, वो बहुत ही ज्यादा क्या रहता है, इनर्ट रहता है। इसका मतलब होता है कि वो वायु और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। इसका मतलब जो बोरॉन का क्रिस्टलीय रूप होता है वो कैसा रहता है, अक्रिय रहता है। इनर्ट का मतलब होता है अक्रिय रहता है। क्रिस्टलीय फॉर्म का मतलब होता है बोरॉन की जो ज्योमेट्री होती है वो क्या रहती है, यहाँ पे फिक्स रहती है। इसलिए वो अक्रिय होने के कारण वो वायु से, और जो ऑक्सीजन है वायु व ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, रिएक्शन नहीं करता है। वायु व ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन क्या करता है, नहीं करता है। ठीक है, जबकि अक्रिस्टलीय फॉर्म होता है वो क्या करता है, रिएक्शन करता है। अब देखो बोरॉन का जो अक्रिस्टलीय फॉर्म होता है वो ऑक्सीजन और वायु से रिएक्शन करता ही करता है, अन्य एलिमेंट के साथ भी रिएक्शन करता है। अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले ऑक्सीजन की, तो जो अक्रिस्टलीय फॉर्म होता है वो कैसा होता है, क्रियाशील होता है। और क्रियाशील होने के कारण ये, जैसे मैं सबसे बात करता हूं बोरॉन को M मान लेता हूं, ठीक है, और ये ऑक्सीजन O2 के साथ रिएक्शन करके टेम्परेचर देना पड़ता है, ये इसको हाई टेम्परेचर देना पड़ता है, उच्च ताप पे रिएक्ट करता है, ये बनाता है क्या, M2O3 प्रकार का ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, अब हाई टेम्परेचर रिएक्शन करने के कारण ये ट्राई ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, एक ट्राई ऑक्साइड का क्या करता है, निर्माण करता है। मतलब अगर बोरॉन फैमिली की बात करता हूं तो बोरॉन फैमिली ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एक ट्राई ऑक्साइड का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे अगर मैं बात करता हूं इसी में आगे की तरफ कि सर ये ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन करता है या अन्य एलिमेंट्स के साथ भी रिएक्शन करता है। तो अन्य एलिमेंट्स होते हैं उनको हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट कराऊंगा। जैसे नाइट्रोजन को अगर मैं रिएक्शन करवाता हूं तो ये बनाएगा क्या, धातु नाइट्राइड का क्या करता है, निर्माण करता है। तो मैं अगली बात करता हूं कि जैसे नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन किसकी, अक्रिस्टलीय फॉर्म की रिएक्शन होती है। भैया ध्यान से देखिए, अक्रिस्टलीय फॉर्म क्या होता है, क्रियाशील होता है। अगर ऑक्सीजन के साथ, मतलब यहां लिख लेना वायु के साथ रिएक्शन, ठीक है। दूसरी नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन की बात करता हूं मैं, तो ये धातु नाइट्राइड का निर्माण करता है। MnH प्रकार का एक नाइट्राइड बनाता है। और ये जो टेम्परेचर चाहिए वो भी कैसा होना चाहिए, यहाँ पे हाई होना चाहिए। ये तो नाइट्राइड बनता है। ये नाइट्राइड क्या होता है, अगर इसको मैं एक अलग फॉर्म में देखना चाहता हूं, धातु नाइट्राइड को एक अलग फॉर्म में देखना चाहता हूं, तो ये जो धातु नाइट्राइड होता है ये एक तरीके से इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट के रूप में भी जाना जाता है। मतलब अगर इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट की बात करूंगा तो धातु नाइट्राइड की वहां पे बात की जाएगी।
सर ऑर्गेनिक ग्रेफाइट और इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट का मतलब क्या है, समझ में आया? अरे भैया यहाँ पे धातु तो कौन सी, बोरोन की मिली थी और नाइट्रोजन परमाणु से रिएक्शन करूंगा धातु नाइट्राइड ग्रेफाइट। इसकी जो स्ट्रक्चर बनती है, इसकी जो ज्यामिति बनती है वो लगभग ऐसी होती है जो ऑर्गेनिक ग्रेफाइट होती है उसकी क्या रहती है, समान रहती है। या फिर बात करता हूँ जो ऑर्गेनिक ग्रेफाइट होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या और जो इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बनता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी रहती है, समान रहती है। मतलब ये एक तरीके से आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गई। और दूसरा, अगर दोनों की संरचना समान हो गई तो कैसी हो गई, आइसो स्ट्रक्चरल हो गई। मतलब दोनों की संरचनाएं समान हो गई और दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या हो गई, समान हो गई है। कि सर एक बार इसको बना के दिखाओ। तो भैया जैसे कोई धातु परमाणु है, बोरोन ही मान लेते हैं M, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करता है, 3 नाइट्रोजन परमाणु के साथ N L और, ठीक है, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। सर 3 के साथ समझ में नहीं है कुछ फंडा। तो मैं जैसे बोरोन की बात करता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात। बोरोन, तो बोरोन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कैसा होता है, आउटर शेल की बात करता हूँ तो 2s2 2p यही होता है। बाहर के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है। अगर इस पर एक्साइटेड स्टेट की बात करता हूँ तो बोरोन की अगर थर्मल एक्साइटेड स्टेट की बात करता हूँ, ठीक है, तो क्या बनेगा 2s1, ऐसे वो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बना लो आप सीधा। 2s में कितना 1 और p में चला जाएगा, s का 1 इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, p में कितने हो जाएंगे 2, ये 2p। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3 हो गए। लेकिन इसके पास क्या रह गया, एक क्या रह गया, खाली रिक्त कक्षक रह गया। ये खाली कक्षक होने के कारण बोरोन एक लुईस एसिड की तरह व्यवहार करता है, एक लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता। अब हमको पता है कि नाइट्रोजन की बात करता हूं तो नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है। और इस नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर। और इस नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर, ठीक है। तो 3 बोरोन के साथ 3 नाइट्रोजन परमाणु जुड़ चुके हैं, ठीक है। अब कोई भी एक नाइट्रोजन परमाणु क्या करेगा, इसको अपना जो लोन पेयर है वो क्या करेगा, इसके रिक्त कक्षक में यहाँ पे क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। और जैसे डोनेट करेगा तो हमको पता है इसका निर्माण होगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण, इसका निर्माण होगा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण, ठीक है। और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है और इसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कारण अगर मैं बोरोन की बात करता हूं तो बोरोन क्या करता है, अपनी वैलेंसी 3 से कितनी प्रदर्शित कर सकता है, 4 प्रदर्शित कर सकता है। इसी प्रकार से जैसे BF3 की बात करता हूं तो BF3 अगर एक लुईस एसिड होता है तो हमें पता है कि हेलोजन जो हेलोजन एटम्स होते हैं या परमाणु होते हैं उनके पास क्या रहते हैं, लोन पेयर रहते हैं। वो लोन पेयर क्या कर सकते हैं, बोरोन फैमिली ग्रहण कर सकते हैं और ग्रहण करके वहां पे सुना होगा कि पस से बंदी या फिर बैक बॉन्डिंग क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब सर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट है, इसकी स्ट्रक्चर हमको समझाइए कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट दोनों सिमिलर कैसे होते हैं। तो आप एक बार इसको कॉपी कर लेना यहाँ तक, ये धातु नाइट्राइड बन गया, ठीक है। यहाँ तक आप रिएक्शन कर लो, फिर मैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट में डिफरेंस बताता हूँ कि दोनों में आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चर क्यों होती है। दोनों के स्ट्रक्चर में क्या, ऑर्गेनिक ग्रेफाइट में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है और इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट में बोरोन और नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। ये दोनों आइसो स्ट्रक्चर, दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक होती है कि नहीं होती है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, एक बार इसको पुट आउट कर लो फिर आगे की तरफ मूव करते हैं। देखो एक तरफ कर लो ऑर्गेनिक ग्रेफाइट, एक तरफ कर लो इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। ऑर्गेनिक ग्रेफाइट हम अच्छे से पढ़ेंगे, कार्बन पे लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया आपको यहाँ पे होना चाहिए। ऑर्गेनिक ग्रेफाइट और दूसरा कर लो इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। इन ऑर्गेनिक ग्रेफाइट, ठीक। ऑर्गेनिक ग्रेफाइट होता है, उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है। अरे भैया कार्बन का मतलब ही क्या है, ऑर्गेनिक होता है, ठीक है।
ये होता है कौन, ऑर्गेनिक ग्रेफाइट। ऐसी बहुत सारी संरचनाएं आपस में क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। ठीक है सर, एक कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, 1 2 3 4। इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4। प्रत्येक कार्बन क्या होता है, आपस में क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है। ठीक है कि सर ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का सुचालक भी होता है। बिल्कुल मानता हूँ सुचालक होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है वो उनका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता रहता है। अरे एक चौक लिख गया, 2 चौक लिख गया, बढ़िया। इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट होने के कारण क्या होता है, यहाँ से पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनों का चलन होने के कारण क्या होता है, ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। वो सारी बातें हम कार्बन के लिए करेंगे। एक बार यहाँ पे आपको डिफरेंस देखना है, क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर कार्बन की बात करता हूँ, कार्बन के पास कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है और चारों चारों क्या है, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है आगे अगर बात करता हूँ तो सर इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट की बात करता हूँ। तो इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट में बोरोन और नाइट्रोजन आपस में क्या करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये नाइट्रोजन क्या करते हैं, इस बोरोन को अपना लोन पे प्रदान करता है। ठीक है और ये बोरोन इसकी संयोजकता कितनी दी, ये नाइट्रोजन इस बोरोन और ये नाइट्रोजन इस बोरोन। ठीक है ये भैया अपनी वैलेंसी प्रदर्शित। ठीक है आगे सर, ये रहा नाइट्रोजन, ये रहा बोरोन, ये रहा बोरोन, ये रहा नाइट्रोजन। ठीक है और ये नाइट्रोजन अपना लोन में इस बोरोन को देगा, ये नाइट्रोजन अपना लोन में इस बोरोन को देगा। ठीक है इस प्रकार से आपको यहाँ पता चल रहा होगा कि अगर मैं बात करता हूं किसकी, किसी भी परमाणु की बात करो सर, अगर मैं नाइट्रोजन की बात करता हूं या बोरोन परमाणु की बात करता हूं, तो यहाँ पे आपस में क्या है, ये सारे के सारे परमाणु आपस में जुड़े हुए। ठीक अब देखो ध्यान से, इस प्रत्येक नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर था वो किसको दे रहा था, इसे बोरोन के परिवार के जो सदस्य उसको क्या कर रहा था, ये प्रदान कर रहा था। ठीक है ये नाइट्रोजन क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, इधर की तरफ जो स्ट्रक्चर आएगी, ये ऊपर वाले नाइट्रोजन क्या करेंगे, यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन। ठीक है कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर, जैसे हमारे पास ऑर्गेनिक ग्रेफाइट है उसी प्रकार से कौन आएगा, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट की जाएगी स्ट्रक्चर यहाँ पे। अब ध्यान से देखो यहाँ पे कार्बन परमाणु कितने हैं, एक स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, ये वाली स्ट्रक्चर, इसकी बात करता हूं। और इसमें ये जो कार्बन परमाणु है, इस कार्बन परमाणु में संकरण कौन सा है, सबसे पहली बात ये देखते हैं। तो देखते हैं, तो संकरण का मतलब होता है कि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है, 1 2 और 3। एक डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक तो क्या होता है सिग्मा और एक क्या होता है। हमें याद रखना है कि संकरण में हमेशा और कितने, हमेशा संकरण में सिग्मा बॉन्ड की क्या करते हैं, भाग लेते हैं। तो यहाँ पे 1 2 और 3 n बराबर 3 हो गया है। ठीक है तो आपको पता होगा कि n बराबर 3 होने पे संकरण कौन सा होता है, sp2 कौन सा होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है या संकरण। इसका मतलब इस कार्बन का जो संकरण है वो कौन सा प्राप्त हुआ है, हमें sp2 संकरण प्राप्त हुआ है। अगर यहाँ पे सर मैं इस बोरोन की बात करता हूँ, नाइट्रोजन की बात, किसी की भी बात कर लो, अगर मैं इस बोरोन की बात करता हूँ, ठीक है अगर बोरोन की बात करता हूँ तो बोरोन में देखो भैया 1 2 3, अरे भैया कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बात करते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कभी भी संकरण में काउंट नहीं करते। अगर यहाँ पे 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब यहाँ पे इस बोरोन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा हो गया, sp2 हो गया। ठीक है तो भैया यहाँ पर भी प्रत्येक परमाणु का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और यहाँ पर भी प्रत्येक परमाणु का हाइब्रिडाइजेशन या संकरण कौन सा होता है, sp2 होता है।
पहली सिमिलरिटी कि इसमें भी प्रत्येक परमाणु का जो हाइब्रिड होता है या फिर बात करता हूं संकरण होता है, वो जो ऑर्गेनिक ग्रेफाइट होती है उसके संकरण की क्या रहता है, तुल्य रहता। ठीक है, अब इसकी भी कोई एक स्ट्रक्चर की बात है, चलो मैंने इस स्ट्रक्चर की बात कर ली है, सर इसकी बात करते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पे कार्बन के पास हमको पता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। तो भैया देखो 6, 12, 18, 24, 30 और 36 कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, और प्रत्येक कार्बन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। तो 6, 6, 36। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 36 हो गई। ठीक है, यहाँ पे अगर काउंट करता हूं तो बोरॉन के पास कितनी होती है, 5 होती है, और नाइट्रोजन के पास कितनी होती है, 7 होती है। तो बोरॉन देखो 1, 2, 3 है, 3 बोरॉन के लिए, एक बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 के कितने हो जाएंगे, 5 दिया 15। ठीक है, नाइट्रोजन कितने, 1, 2, 3, नाइट्रोजन 3 है, और एक नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 होती है, तो कितने में 7 की 33। तो टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 36। इसका मतलब जो ऑर्गेनिक ग्रेफाइट होती है और जो इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट होती है, इनमें दोनों में स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या रहती है, समान रहती है। इसलिए ये दोनों के दोनों कैसे रहती है, आइसो स्ट्रक्चरल रहती है। कैसे रहती है, आइसो स्ट्रक्चरल रहती है। तो ये कैसे हो गई, दोनों के दोनों आइसो स्ट्रक्चरल हो गई, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गई है। स्ट्रक्चरल तो वैसे हो गई, कैसे हो गई, क्योंकि दोनों में जो हाइब्रिड परमाणु है या बात करता हूँ संरचना है वो किस लिए समान है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक की और आइसो स्ट्रक्चरल दोनों में क्या कर सकता हूँ, बोल सकता। ठीक है, ये हो गया आपकी ऑर्गेनिक ग्रेफाइट और ये हो गया आपकी इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। कुछ संरचना के द्वारा मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है, अभी सिलेबस में नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु का जो हाइब्रिड होता है, संकरण होता है, वो कौन सा होता है, sp2 होता है। और इसमें जो ऑर्गेनिक ग्रेफाइट होता है और इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट है, इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या रहती है, समान बनी रहती है, इसलिए इन्हें आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। और अगर संरचना की बात करता हूँ तो दोनों में संरचनाएं कैसी रहती है, समान रहती है, इसलिए इसको आइसो स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। ये भैया ध्यान से उतार लो, दोनों की दोनों संरचनाएं। ठीक है, आगे अगर मैं बात करता हूं कि सर वैसे नाइट्राइड की बात हो रही थी, इसमें मैं एक पॉइंट आ गया था इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ग्रेफाइट। आगे बोरॉन के अलावा मैं अगर एल्यूमिनियम की बात करता हूं तो एल्यूमिनियम क्या होता है, उच्च दाब पे क्या करता है, नाइट्रोजन से रिएक्शन करके एल्यूमिनियम नाइट्राइड का निर्माण करता है। तो क्या सर एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम सारे के सारे नाइट्राइड का निर्माण करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं करते। ये डिपेंड करता है कि कौन सा कक्षक किस कक्षक के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है, अतिव्यापित कर रहा है, तो वो सारी बातें यहाँ पे देखते हैं। देखो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। आई थिंक मैंने इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ग्रेफाइट की बात की, बोरॉन के जो तो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज थी क्या कि ऑर्गेनिक, जब बोरॉन की बात करता हूँ तो इसका क्रिस्टलीय फॉर्म होता है, वो तो क्या रहता है, इनर्ट रहता है। इनर्ट का मतलब हो गया अग्नि रहता है। जबकि जो अक्रिस्टलीय यानी अगर बात करता हूँ अक्रिस्टलीय की, तो अक्रिस्टलीय फॉर्म होता है वो कैसा रहता है, रिएक्टिव रहता है, मतलब क्रियाशील रहता है। वो क्या करता है, वायु से रिएक्शन करके धातु का जो भी ऑक्साइड बनाता है, ट्राई ऑक्साइड बनाता है। धातु से अगर नाइट्रोजन से रिएक्शन करता है तो धातु नाइट्राइड बनाता है। और धातु नाइट्राइड में सबसे पहले पढ़ा था हमने इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट की, और इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट और ऑर्गेनिक ग्रेफाइट में डिफरेंस पढ़ा था। ठीक है, इतना होने के पश्चात कल एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ठीक है, फिर इसके जो बोरॉन के ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम, गैलियम के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड है, वो कौन सी नेचर प्रदर्शित करते हैं, एम्फोटेरिक। अगर बात करते हैं एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक, तो क्यों करते हैं और किसके साथ अगर रिएक्ट करवाते हैं,
तो ये कौन सा लुईस एसिड बनाएगा, लुईस बेस बनाएगा, या फिर इनकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ अगर वीक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएगा, ये सारी बातें क्या करेंगे कल के लिए। तो अपना कल का लेक्चर रहेगा उसमें करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच। कल इसको क्या करते हैं, कंटिन्यू।